हेलो स्टूडेंट आज के ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी माध्यम सब्जेक्ट बायोलॉजी लेसन 2 या चैप्टर 2 पार्ट 2 पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। इसके पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को पुष्पीय पौधों के बारे में कई चीजें बताई थी। जनन किसे कहते हैं, जनन के प्रकार, लैंगिक जनन, फिर शुक्राणु अंडाणु, काफी चीजों को मैंने बताया था। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज सेकंड क्लास में इसका पहला टॉपिक है पुष्प के लंब काट की संरचना। किसी पुष्प को लंबाई में जब हम काटते हैं तो उसमें क्या क्या भाग दिखाई देते हैं उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो पुष्प के लंब काट की संरचना, यहाँ पे मैं पुष्प की संरचना बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये पुष्प का मादा जनन अंग है जिसको हम स्त्री केसर या गाइनोसियम भी कहते हैं। जयांग कोनिकल फ्लास्क के समान दिखाई देता है या सुराही के समान दिखाई देता है। ठीक है, ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है जो कि सुराही के समान या कोनिकल फ्लास्क के समान दिखाई देता है। ये पुष्प का आसन है जहां पे पुष्प के विभिन्न भाग जुड़े होते हैं। फिर ये अंडाशय में अंडाणु है या अंडे। ये पुष्प का बाह्य पुंज है। ये पुष्प का नर जनन अंग है जिसको हम पुंकेसर कहते हैं, जिसमें परागकण भरे होते हैं। ये मुग्धर के समान दिखाई देता है। गदा, जिसे हम गदा कहते हैं, इसमें परागकण भरा होता है। ये पुष्प का बाह्य पुंज है। इस तरह से आपको फ्लोरिंग प्लांट मैंने बनाया है। हम पुष्प के विभिन्न भाग पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, हमको मालूम है कि किसी भी पौधे का जो जनन अंग वाला भाग होता है उसको हम पुष्प कहते हैं, क्योंकि पुष्प के अंदर ही उसके नर जनन अंग और मादा जनन अंग पाए जाते हैं। एक प्रारंभिक पुष्प की लंबाई में जब हम उसको काट कर देखते हैं तो उसमें निम्न भाग दिखाई देते हैं। सबसे पहला होता है पेडिकल। हिंदी में इसको कहते हैं पुष्प व्रण या पुष्प डंठल। पुष्प का वह भाग जिससे हम फूल को पकड़ते हैं और ये तने से जुड़ा होता है, इस भाग को पेडिकल या पुष्प व्रण या फूल का डंठल कहते हैं। सेकंड इसका ये हरे रंग का फूला हुआ भाग होता है, इसको कहते हैं थैलेमस। हिंदी में पुष्पासन। पेडिकल के ऊपर का फूला हुआ हरे रंग का गोल भाग थैलेमस या पुष्पासन कहलाता है। इसी पुष्पासन में पुष्प के विभिन्न भाग आकर जुड़े होते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है ये हरे रंग की पत्ती होती है, इसको हम बाह्य पुंज या कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स पुष्प का पहला चक्र होता है। पहला चक्र होता है ये 3 या 3 से अधिक की संख्या में होता है, हरे रंग का होता है, कलिका की सुरक्षा करता है। फिर सेकेंड इसका भाग करोला। करोला यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। करोला जो संख्या में 2 या 2 से अधिक की संख्या में होता है, अलग अलग रंगों का होता है, आकर्षक होता है, कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है। इस कलर वाले भाग को हम करोला या दलपुंज या पंखुड़ी कहते हैं। ठीक है बच्चों। फिर आता है तीसरा पॉइंट, कैलिक्स पहला हो गया, करोला दूसरा। पुष्प का तीसरा भाग ये होता है एंड्रोसिया। एंड्रोसिया इसको हम पुंकेसर कहते हैं। ये मुग्धर के समान दिखाई देता है बच्चों। ऊपर के फूले हुए भाग को एंथर, एंथर माने परागकोश, जिसके अंदर क्या भाग होता है, परागण, और पतले भाग को कहते हैं फिलामेंट।
का नर जनन अंग कहते हैं। हिंदी में पुंकेसर, इंग्लिश में एंड्रोसियम। दो भागों का बना होता है। ऊपर के खुले भाग को एंथर मतलब परागकोश और पतले वाले भाग को फिलामेंट या तंतु कहते हैं। इसके बाद आता है चौथा चक्र पुष्प का। ये 3 भागों का बना होता है। गायनोसियम, इसे हम पुष्प का मादा जननम कहते हैं। ये चौथा चक्र होता है पुष्प का, इसको हम मादा जननम कहते हैं। ये सुराही के जैसा या कॉनिकल फ्लास्क के समान होता है। इसके ऊपर के फूले हुए भाग को स्टिग्मा, पतले भाग को स्टाइल और मटकी के समान गोलाकार भाग को ओवरी यानी अंडाशय। और इसी के अंदर क्या लगा होता है बच्चों? ओव्यूल मींस अंडाणु लगा होता है। तो इस तरह से एक पुष्प की लंब काट की संरचना आपने देखा। ये पेटिकल यानी पुष्प का डंठल, पुष्पासन जहां पुष्प के विभिन्न भाग जुड़े होते हैं। पुष्प का पहला चक्र कैलिक्स या बाह्यदल पुंज हरे रंग का होता है। फिर दूसरा चक्र करोला जो कई रंगों का आकर्षक रंगों का होता है। तीसरा पुष्प का नर जनन एंड्रोसियम, इसको पुंकेसर कहते हैं। इसके उठे हुए भाग को एंथर, खुले हुए भाग को पतले भाग को तंतु कहते हैं। मध्य में पुष्प का चौथा चक्र मादा जनन गाइनोसियम होता है। ये स्त्री जनन है और 3 भागों का होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी में ओव्यूल लगे होते हैं। बच्चों निषेचन के बाद ओव्यूल से बीज बनता है और ओवरी यानी अंडाशय से फल का निर्माण होता है। जो फल हम खाते हैं वह पुष्प का ये अंडाशय वाला भाग होता है। इस तरह से ये टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। अब सेकंड देखते हैं अपन पुष्प में निषेचन। हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे पुष्प में निषेचन या परागण। पौधों में नर जनन युग्मक पराग कणों का पौधों में मादा जनन युग्मक अंडाणुओं के साथ संलयन करना। ये देखो बच्चों यहां से परागकण निकल रहे हैं, निषेचन पढ़ रहे हैं पुष्प में निषेचन। तो पुष्प के परागकणों का मादा जनन अंग के अंडाणुओं के साथ मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, जिसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। तो पौधों में निषेचन कैसे होता है? किसी भी पुष्प के पुंकेसर से परागकणों का निकलकर उसी पुष्प या किसी दूसरे पुष्प के मादा जनन अंग के अंदर अंडाशय तक जाकर ओव्यूल अंडाणुओं को निषेचित करना, संलयन होकर भ्रूण बनाने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। आया समझ में? अब इसके बाद एक टॉपिक आपका परागण। परागण मीन्स होता है पॉलिनेशन। क्या होता है परागण? हम देखते हैं। मैं यहां देखता हूं परागण। इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉलिनेशन। किसे कहते हैं? परागण या पॉलिनेशन। हमने निषेचन में पढ़ा कि पुष्प का परागण मादा जनन अंडाशय के अंदर अंडाणु के साथ संलयन होकर भ्रूण बनाता है, उसे हम कहते हैं निषेचन। व्हाट इज पॉलिनेशन? परागण क्या है? किसी भी पुष्प के पराग कणों का निकलकर उसी पुष्प या माध्यम के द्वारा किसी दूसरे पुष्प के मादा जनन अंग स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को पॉलिनेशन। फिर से सुनेंगे बच्चों। किसी पुष्प के पराग कणों का स्वयं या किसी माध्यम जैसे जल, वायु, कीट, पक्षी, जंतु द्वारा उसी पुष्प या किसी दूसरे पुष्प के मादा जनन अंग के स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया यानी यहां से यहां तक पहुंचने की क्रिया को परागण या पॉलिनेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। परागण के प्रकार। परागण प्रमुख 2 प्रकार का होता है। स्वपरागण जिसे कहते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है पर
जिसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखते हैं बच्चों, परागण दो प्रकार का है, पर्याय प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन दो प्रकार का, पहला स्वपरागण, दूसरा परपरागण। स्वपरागण को इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, परपरागण को इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। स्वपरागण ऐसा परागण होता है जिसमें किसी पुष्प का परागकण अपने आप स्वतः उसी पुष्प के मादा जनन अंग में पहुंच जाता है। वह परागण जिसमें किसी पुष्प का परागकण स्वतः ही अपने आप ही उसी पुष्प के मादा जनन अंग तक पहुंच जाता है, स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण में किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती और स्वपरागण में पौधों का द्विलिंगी होना जरूरी है। द्विलिंगी माने एक ही फूल के अंदर नर एंड्रोसियम और मादा गाइनोसियम दोनों का होना जरूरी होता है। इसका उल्टा होता है परपरागण। परागण की वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी पुष्प का परागकण या जो परागकण निकल रहा है, परागकण किसी दूसरे माध्यम द्वारा यानी वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीट के द्वारा, पक्षी के द्वारा, जंतुओं के द्वारा उसी पुष्प या दूर स्थित दूसरे पुष्प के मादा जनन अंग तक पहुंचता है। फिर से सुनेंगे, परपरागण परागण की वह क्रिया जिसमें किसी पुष्प का परागकण किसी माध्यम द्वारा जल, वायु, कीट, पक्षी या जंतु द्वारा उसी पुष्प या किसी दूर स्थित पुष्प के मादा जनन अंग स्टिग्मा तक जब पहुंचता है माध्यम के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी नहीं है, एक लिंगी भी हो सकते हैं, यानी एक में नर और दूसरे में मादा। हाँ, इसमें पुष्प का आकर्षक, सुंदर और शहदयुक्त, मकरंद युक्त होना कंपलसरी होता है, जरूरी होता है, और इसमें माध्यम की जरूरत है। आया समझ में बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्वपरागण के लाभ और हानि। क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या हानि हो सकती है। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन से क्या लाभ है? सबसे पहला लाभ, इसमें कम परागकणों की आवश्यकता होती है। क्यों? वहीं से वहीं परागण हो जा रहा है, तो नुकसान होने का चांस नहीं है, तो इसमें परागकणों की संख्या कम से कम यूज होती है। दूसरा, इसमें नस्ल की शुद्धता बनी रहती है, कोई मिलावट नहीं होता कि परागकण यहाँ से उड़कर दूसरे जगह जा रहा है तो वहाँ का मौसम अलग हो गया तो क्वालिटी चेंज होगी, ऐसा नहीं होता। स्वपरागण में क्वालिटी बनी रहती है, शुद्धता बनी रहती है, और यह क्रिया बहुत ही सरल और सुलभ होती है, आसानी से हो जाती है। अब हानि देखेंगे इसका। हानि में क्या है? बीज संख्या में कम होते हैं, हल्के होते हैं और छोटे साइज के होते हैं, क्वालिटी थोड़ा कम हो जाती है। सेकेंड, नए गुणों का निर्माण नहीं हो सकता, स्वपरागण के द्वारा नए गुणों का निर्माण नहीं होता। तीसरा, इससे उत्पन्न बीज या पौधे दुर्बल और अस्वस्थ होते हैं, क्योंकि इसमें नए गुण विकसित नहीं हो पाते, वो कमजोर होते। नेक्स्ट टॉपिक, परपरागण के लाभ एवं हानि। क्या है परपरागण के लाभ एवं हानि? तो जस्ट उल्टा है स्वपरागण का। सबसे पहले देखेंगे अपन परपरागण के लाभ। पहला लाभ यह है कि इसमें बीज संख्या में अधिक होते हैं, भारी होते हैं, ठोस होते हैं और आकार में बड़े होते हैं। सेकेंड, इसमें नए नए गुणों का निर्माण होता है। थर्ड, इससे बने हुए पौधे मजबूत होते हैं और स्वस्थ होते हैं। हानियां क्या है परपरागण में? तो परपरागण की निम्न हानियां हैं। पहला, अधिक परागकणों की जरूरत होती है। क्यों? हवा के द्वारा परागकण उड़ के जा रहा है, कुछ इधर उधर गिर गया, कुछ ही पहुंच पाया। कीट के द्वारा परागकण जा रहा है, कीट उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, जंतु इधर उधर जा रहे हैं, कुछ परागकण इधर उधर गिर जाते हैं, तो परागकणों की अधिक संख्या की जरूरत होती है। इसमें पुष्प का आकर्षक होना जरूरी है ताकि वो कीट को आकर्षित कर सके। सेकेंड, इसमें पुष्प का मकरंद युक्त होना जरूरी है, शहद युक्त होना जरूरी है ताकि कीड़े फूल चूसने के लिए आए और परागण की क्रिया।
नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता है स्वपरागण पर परागण में अंतर, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर जरूर पूछता है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे आप लोगों को मालूम है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। अंतर कभी भी लिखना हो बीच में एक लाइन खींचेंगे, एक साइड लिखेंगे स्वपरागण और एक साइड लिखेंगे पर परागण। बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट है। पहला, इसमें माध्यम की जरूरत नहीं होती, इसमें माध्यम की जरूरत होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी है, द्विलिंगी या उभयलिंगी, मतलब नर और मादा एक में होना जरूरी है। इसमें द्विलिंगी होना जरूरी नहीं है। थर्ड पॉइंट बताएंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें कम परागकणों की आवश्यकता होती है, कम। और इसमें अधिक परागकण। तो इसमें कम परागकणों की आवश्यकता होती है, इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। चौथा, इसमें पुष्प का आकर्षक और मकरंद युक्त होना जरूरी है, पुष्प का आकर्षक सुंदर एवं मकरंद, मकरंद मतलब क्या, शहद होना जरूरी नहीं है, और इसमें जरूरी है। पांचवा, इसका शुद्धता बनी रहती है इसमें, और इसमें शुद्धता खत्म हो जाती है। फिर से सुनेंगे, स्वपरागण में माध्यम की जरूरत नहीं होती, पर परागण में माध्यम की जरूरत होती है। स्वपरागण में पुष्प द्विलिंगी होना जरूरी है, यानी एक फूल में नर मादा होना जरूरी है। पर परागण में द्विलिंगी होना जरूरी नहीं है, एक जगह नर हो सकता है, दूसरी जगह मादा हो सकता है। स्वपरागण में कम परागकणों की जरूरत होती है, क्योंकि वहीं वो पहुंच जाते हैं, परंतु पर परागण में अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। स्वपरागण में पुष्प का आकर्षक और मकरंद युक्त होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कीट को आकर्षित नहीं करते। पर परागण में पुष्प का आकर्षक और मकरंद युक्त होना जरूरी है। स्वपरागण में कोई मिलावट नहीं होती, इसमें शुद्धता बनी रहती है। पर परागण में मिलावट हो जाती है, इसमें शुद्धता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है आपके आज की क्लास का, बीज एवं बीज के प्रकार होते हैं। होता क्या है बीज और बीज के प्रकार? बीज एवं प्रकार। तो सबसे पहले अपन बीज के बारे में जानेंगे। बीज एक परिपक्व बीजांड होता है। कहां पाया जाता है बीजांड? आप लोगों को अच्छे से याद होगा, मैंने मादा जनन में बताया था। ये है बीजांड, इसको ओव्यूल कहते हैं, बीजांड। तो कह रहा है कि बीज क्या होता है? बीज एक परिपक्व बीजांड होता है जिसमें भ्रूण, इसके अंदर क्या क्या होता है? बीज के अंदर भ्रूण, फिर इसका भोजन संग्रह करने वाला भ्रूणपोष, बीज पत्र एवं बीज चोल, तीनों चीजें, चारों चीजें होती हैं। तो बीज एक परिपक्व बीजांड होता है जिसके अंदर बीज होता है, जिसके अंदर भ्रूण होता है, भोजन संग्रह करने वाला बीज पत्र होता है, भ्रूणपोष होता है, और बीज का चोल यानी बाहरी आवरण होता है। निषेचन की क्रिया होने के बाद, जैसे परागण यहाँ पे आ रहे, ये परागण नीचे गए और ये निषेचन की क्रिया हो गई, तो निषेचन की क्रिया के बाद बनता है बीज। किससे बनता है बीज? बीजांड से बनता है बीज। जब परागकण और बीजांड आपस में जुड़ जाते हैं, निषेचन
क्रिया हो जाती है तब बीजांड से बनता है बीज, और ये अंडाशय जो होता है, ये वाला भाग अंडाशय, इससे बनता है क्या, फल। तभी हम फल को काटते हैं, उसके अंदर से हमको बीज प्राप्त होता है। बीज दो प्रकार का होता है, एक बीज पत्र और दूसरा द्विबीज पत्र। एक बीज पत्र को मोनोकॉट कहते हैं, मोनोकॉट इंग्लिश में, और इसको डाइकॉट, मोनोकॉट और डाइकॉट। क्या होता है बच्चों, एक बीज पत्र और द्विबीज पत्र। तो एक बीज, इस प्रकार के जो बीज होते हैं वो एक बीज पत्र के बने होते हैं, सिंगल एक बीज पत्र के बने होते हैं। ऐसे एक बीज पत्र, ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे बीज होते हैं जो केवल एक बीज पत्र से बने होते हैं, जिनको दो बराबर भागों में हम नहीं बांट सकते, जैसे कि मक्का, जौ, बाजरा, गेहूं, धान आदि। द्विबीज पत्र कैसे होते हैं बच्चों, द्विबीज पत्र दो आधे आधे बीजों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे बीज जो दो बीज पत्र से मिलकर बने होते हैं, जिनको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, चना, मटर, अरहर, बादाम, काजू, इमली, मूंगफली, ये सारी चीजें द्विबीज पत्र में आती हैं। अब इनमें अंतर, एक बीज पत्र और द्विबीज पत्र में अंतर। आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा अंतर बताइए। एक बीज पत्र बीज और द्विबीज पत्र बीज में अंतर क्या क्या अंतर होता है, तो सुनेंगे अच्छे ध्यान से। इसमें एक बीज पत्र होता है और इसमें दो बीज पत्र होता है। इसमें भ्रूणपोष होता है और इसमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता, बीज पत्र ही पोषण करते हैं। तीसरा, इसमें भ्रूण बीज के एक ओर में होता है, यानी भ्रूण बीज के किनारों पर होता है, और इसमें भ्रूण बीज के बीचों बीच होता है। देखिए ये बीज और ये भ्रूण एक किनारे पर, और इसमें भ्रूण बीचों बीच होता है, ये ठीक है। पहला ये एक, इसमें एक बीज पत्र होता है, इसमें दो बीज पत्र होता है। इसमें भ्रूणपोष नहीं हो, इसमें भ्रूणपोष होता है, इसमें भ्रूणपोष नहीं होता है। इसमें भ्रूणपोष बीज के एक किनारे पर होता है, इसमें भ्रूणपोष बीज के बीचों बीच होता है। इसमें मुसला जड़ निकलती है, इसमें अपस्थानिक जड़ इसमें अपस्थानिक जड़ निकलती है और इसमें मुसला जड़ निकलती है। और लास्ट, इसमें भोजन भ्रूणपोष में होता है और इसमें भोजन बीज पत्र में होता है। इस तरह से आज की क्लास आप लोग की कंप्लीट होती है बच्चों। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पुष्प के लंबकाट को सचित्र समझाइए, परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकार समझाइए, स्वपरागण पर परागण में अंतर लिखिए। इसके अलावा स्वपरागण के लाभ और हानि, पर परागण के लाभ और हानि, फिर वो बीज क्या है, बीज का निर्माण और फल का निर्माण किससे होता है, एक बीज पत्र और द्विबीज पत्र में अंतर। इस YouTube वीडियो को आप लोग अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में। थैंक यू।